हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उस पेपर का नाम है भारत का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे पहले हमने इसका सिलेबस हमने देख लिया है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर को अध्ययन कर लिया। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है जिनको हम एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसका अगर आप इसका जो सेकंड पेपर है 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है उसका भी हमने सिलेबस को अध्ययन कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर को भी अध्ययन कर लिया और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है। इसमें 8वां यूनिट को एक एक वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आप लोग अगर इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। और स्क्रॉल करते हुए जब नीचे जाएंगे तो उसी प्लेलिस्ट में नीचे की ओर देखेंगे कि सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है वहां पर सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल वहां से आपको जो भी वीडियो यूजफुल लगे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अब देखेंगे यूनिट नंबर 3 को पढ़ेंगे कि यूनिट 3 में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है संसाधन के विषय में। संसाधन क्या है इसके विषय में, यानी कि रिसोर्सेज के विषय में पढ़ना है। इसमें तो रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है, भूमि क्या होती है रिसोर्सेज में, सतह जो होता है, भूजल, ऊर्जा क्या है, खनिज के विषय में पढ़ना है, जैविक और समुद्री जो संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भूजल संसाधन, जैविक संसाधन, समुद्री संसाधन, इन सभी के विषय में हमें डिटेल से अध्ययन करना है। वन और वन्य जीव संसाधन इसके विषय में पढ़ना है और उनका संरक्षण कैसे किया जाना इसके विषय में, और साथ ही साथ ऊर्जा संकट जो है इसके विषय में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भूमि संसाधन, इसके विषय में हम देखते हैं, यानी कि लैंड रिसोर्सेज के विषय में। देखिए तो ये क्या होता है, भूमि यानी कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है लैंड, और जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन हो गया, उद्योग हो गया, आवास हो गया, परिवहन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। भारत में भूमि का वर्गीकरण कई तरह से किया गया है, जैसे इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य की भूमि के आधार पर इसका, तो यहाँ पर यह वह भूमि होती है जिस पर हम फसलें उगाई जाती है और भारत की लगभग आधी भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है। इसी तरीके से वन भूमि है, यह वह भाग होता है जहाँ पर एक तरीके से वनों से ढकी हुई होती है, यहाँ पर वन वगैरह होते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरीके से है। आगे हम देखते हैं गैर कृषि योग्य भूमि, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसमें जैसे कि चट्टानी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तान हो गया, बंजर भूमि हो गई, या फिर मानव निर्मित संरचनाएं जहां होती जहां पर कृषि नहीं हो सकती, जैसे कि सड़कें हो गई, इमारतें आदि ये शामिल होते हैं। तो इस तरीके से इसका वर्गीकरण हम देख सकते हैं। भारत में जो भूमि है उसका वर्गीकरण इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि कृषि योग्य भूमि, वन भूमि हो गए और एक गैर कृषि योग्य भूमि। तो हमने देखा भूमि संसाधन क्या है। भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में, खनन, उद्योग, वास, परिवहन, आवास परिवहन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं सतही और भूजल के विषय में, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के विषय में देखते हैं। तो इसके विषय में देखिए, पानी जो होता है तो सरफेस पे होगा, या फिर एक तरीके से भूजल यानी कि धरती के अंदर जो होता है, ग्राउंड लेवल जो होते हैं अलग अलग वाटर के, तो वहां पर होता है। तो इसके विषय में देखते हैं कि सतही और भूजल के विषय में देखते हैं। तो पानी जो है जीवन के लिए एक तरीके से आवश्यक है और एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो पानी जो है एक जीवन की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सतही जल जो होता है, सतही जल यह नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य जलाशयों में पाया जाता है। ये सतह जो होता है, सरफेस पे, धरती के जो सरफेस और सतह होती है उसमें नदियों के रूप में पानी होता है, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में, या फिर अन्य जलाशय जो होते हैं उन रूपों में पाया जाता है। और इनका सिंचाई के रूप में, पेयजल और औद्योगिक उद्योगों के लिए इनका उपयोग किया जाता है सतही जलों का। भूजल जो होता है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों में जमा पानी है और कुओं, नलकूपों आदि के माध्यम से निकाला जाता है। और पेयजल और सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेयजल, यानी कि भूजल जो है, ग्राउंड लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो यह पानी की सतह के नीचे एक चट्टानों और मिट्टी की परतों पर जमा पानी है, या कुओं, नलकूपों आदि के माध्यम से निकाला जाता है और पेयजल और सिंचाई के लिए इसका ये महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे हम देखते हैं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज के विषय में हम देखते हैं। ऊर्जा संसाधन जो है, ऊर्जा आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक है। ऊर्जा संसाधनों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, एक तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं और एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन से उसके विषय में देखते हैं क्या है। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ये वे संसाधन हैं जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें हम दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे जो एक संसाधन होते हैं उन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे हम देखें तो इसमें हो गया कोयला जो है एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको एक बार हमने यूज कर लिया तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा ये फिर नहीं बनाया जा सकता। यह भारत में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। भारत में एक तरीके से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और उद्योगों में किया जाता है। बिजली के क्षेत्रों में या फिर उद्योगों के क्षेत्र में इसका कोयला का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये भी एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। यहाँ पर इसका उपयोग परिवहन, उद्योगों और घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और इसका मतलब एक तरीके से परिवहन के क्षेत्र में, उद्योग जो है, घरों के ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा जो है उसके विषय में देखते हैं। परमाणु ऊर्जा जो है यह एक तरीके से परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है और यह बिजली उत्पादन में इसका उपयोग करता है, और यह भी एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो इस तरीके से हमने देखा गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जैसे कि कोयला देखा, पेट्रोलियम हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं
हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं उसके विषय में हम देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? तो ये वे संसाधन है जिन्हें प्राकृतिक रूप से दोबारा बनाया जा सकता है। इनको एक बार नहीं, इसको हम दोबारा बार बार बना सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर देखें तो सौर ऊर्जा जो है, तो सौर ऊर्जा को हम बार बार बना सकते हैं, मतलब कि इसको हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होता। सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और हीटिंग के लिए किया जाता है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे एक तरीके से प्राकृतिक रूप से दोबारा इसको हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं होगी, सौर ऊर्जा। तो ये चीज है। तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग हम बिजली उत्पादन और हीटिंग के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा भी इसी तरीके से, पवन की गति से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा यानी कि जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं नदियों पर, तो नदियों के पानी के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो एक तरीके से वो जल विद्युत ऊर्जा, और ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है, इसे हम बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बार जब फिर नदियों का पानी रोक के आराम से इसमें हम कर सकते हैं, इसका बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं बार बार। बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा क्या है? जैविक पदार्थों जैसे कि कृषि अपशिष्ट लकड़ी आदि से प्राप्त होता है। तो बायोमास जो होता है ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जैविक पदार्थ जो होते हैं ना, उन्हीं के जैविक पदार्थ जैसे कि कृषि अपशिष्ट जो होते हैं, कृषि अपशिष्ट लकड़ी हो गए आदि से हम इस ऊर्जा को, बायोगैस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। भूतापीय ऊर्जा के विषय में देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा जो होती है, भूतापीय ऊर्जा जो होती है, पृथ्वी के अंदर से गर्मी से प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये सारी की सारी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका हम प्राकृतिक रूप से दोबारा बनाया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा देखा, पवन ऊर्जा देखा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के विषय में देखते हैं। खनिज संसाधन क्या होते हैं? मिनरल रिसोर्सेज जो है इसके विषय में देखते हैं। तो खनिज प्राकृतिक, एक तरीके से खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, और भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख खनिज इस प्रकार हैं, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, इसका उपयोग लोहा और इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैग्नीज हो गया, तो इसका उपयोग हम इस्पात बनाने और रासायनिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से तांबा है, तो इसका उपयोग हम बिजली के तार वगैरह या फिर अन्य विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट जो है इसका उपयोग हम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए करते हैं। अभ्रक जो होता है इसका उपयोग हम बिजली के उपकरणों और पेंट उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। चूना पत्थर जो है इसका उपयोग हम सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से खनिज पदार्थ जो है, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर आदि कई सारे खनिज पदार्थ जो है जो कि एक तरीके से प्राकृतिक रूप से हैं, और इनका हम ये एक निश्चित रासायनिक संगठन के रूप में होते हैं, और भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज जो है उसके विषय में हम देखते हैं। तो जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है। जैसे एक तरीके से जीवन यानी कि जैविक संसाधन वे होते हैं जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन होता है। एक तरीके से जैसे आप समझिए वन और वन्य जीव जो है वो एक जैविक मंडल के अंतर्गत, जीव मंडल के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो ऐसे जो है वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। तो वन और वन्य जीव संसाधन, वन हमें क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं, ईंधन और अन्य उत्पादन प्रदान करता है, और वन्य जीव जो होते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है एक तरीके से। आगे देखते हैं कृषि, फसलें और पशुधन, ये भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसी तरीके से मछलियां या फिर अन्य जलीय जीव जो होते हैं ये भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी हम देखा जैविक संसाधन जो है उसके विषय में। आगे देखते हैं समुद्री संसाधन भी होता है, मरीन रिसोर्सेज जो होते हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो समुद्र और महासागर विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। जो समुद्र होते हैं या फिर महासागर होते हैं उसमें कई तरह के संसाधन प्राप्त होते हैं समुद्रों से। जैसे मत्स्य संसाधन, तो समुद्र जो होती है मछली और अन्य जलीय जीवों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो भोजन और रोजगार प्रदान करता है। इसी तरीके से खनिज तेल भी निकालते हैं, प्राकृतिक गैस को भी हम समुद्रों से ही निकालते हैं, समुद्रों में भी पाया जाता है। तो समुद्र तल में इनके भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं खनिज के विषय में। तो खनिज जो है समुद्र तल में मैग्नीज, नोड्यूल और अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा, तो ये जो होती है तो समुद्र में एक तरीके से ज्वार और भाटे से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसी तरीके से लहर ऊर्जा, तो समुद्र में लहरों से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं यह भारत के कुछ प्रमुख संसाधनों का संक्षिप्त विवरण है। प्रत्येक संसाधन का अपना महत्व होता है और इसका सतत उपयोग भविष्य के लिए आवश्यक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इस तरीके से हमने देखा समुद्री संसाधन के विषय में देखा, जैविक संसाधन के विषय में देखा, और हमने देखा खनिज संसाधन क्या है, मिनरल रिसोर्सेज जो है उसके विषय में हमने देखा, ऊर्जा संसाधन के विषय में देखा। तो ऊर्जा संसाधन और भूमि संसाधन इन सभी के विषय में हमने देख लिया। तो भूमि सतह, ऊर्जा, खनिज संसाधन इनके सबके विषय में हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख प्राप्ति स्थल। जो खनिज होते हैं ना वो किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, राज्य के रूप में देखते हैं। तो जैसे कोयला है, तो कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो कोयला झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में हो गया, पश्चिम बंगाल,
मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कोयला की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क जो है ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक, झारखंड और गोवा में पाया जाता है। बॉक्साइट इसी तरीके से, बॉक्साइट कहाँ पर, ओडिशा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इसी तरीके से मैग्नीज है, मैग्नीज जो होता है ओडिशा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है। इसी तरीके से तांबा के विषय में देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। सोना जो है कर्नाटक और झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। चांदी जो है राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाया जाता है। इसी तरीके से सीसा और जस्ता जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। अभ्रक जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में पाए जाते हैं। चूना पत्थर जो है आंध्र प्रदेश, जो चूना पत्थर है वो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु आदि इन राज्यों में पाए जाते हैं। इसी तरीके से पेट्रोलियम के विषय में देखें तो जो पेट्रोलियम होते हैं अपतटीय क्षेत्र जो होते हैं, अपतटीय जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि मुंबई हाई होते हैं तो वहां पर होते हैं। गुजरात हो गया, असम, राजस्थान, यहाँ पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैसें जो होती हैं वो भी अपतटीय क्षेत्र जैसे कि असम, गुजरात वगैरह में ही पाए जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खनिजों की जो खनिज है ना, एक तरीके से इनका विवरण भूगर्भिक संरचना और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। भारत में खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है, लेकिन इनका दोहन और प्रबंधन सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना इन चीजों की मतलब कि अंधाधुंध अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो बहुत जल्द ही इनकी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये गैर नवीकरणीय संसाधन है और एक बार समाप्त हो गया तो फिर कहां से हम लाएंगे। तो इसका एक तरीके से सतत विकास और विकास के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, प्रबंधन इसका होना चाहिए। तो इस तरीके से तो हमने इस तरीके से देखा राज्यवार तरीके से खनिजों की प्राप्ति कहां कौन सी हुई, जैसे कोयला के विषय में देखा, झारखंड वगैरह आदि राज्यों में, लौह अयस्क के विषय में देखा, बॉक्साइट के विषय में देखा, मैग्नीज के विषय में तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा और जस्ता के विषय में देखा, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सारी चीजों के विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं जैविक संसाधन के विषय में डिटेल से देखते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। तो इसके विषय में देखते हैं जैविक संसाधन वे संसाधन है जो जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं, अर्थात जीवित प्राणियों और उनसे प्राप्त पदार्थों से बने होते हैं। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो जो बायो यानी कि जैविक संसाधन है, यानी कि जीवमंडल से प्राप्त होने वाले जो एक तरीके से पदार्थ हैं, तो उसके विषय में हम देखें उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला है वन और वन्य जीव यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके विषय में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं वन के विषय में, वन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है जो हमें अनगिनत लाभ प्रदान करते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन जो है वो एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है जिसको हम एक बार काटे पुनः हम लगा सकते हैं। तो एक जो हमें अनगिनत लाभ प्रदान करते हैं। इसी तरीके से लकड़ी हो गया, इसमें वनों में लकड़ी जो हम प्राप्त करते हैं तो लाभ प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी होगा तो वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अन्य पदार्थ देखें तो वनों से गोंद, रेजिन, जड़ी बूटियां, फल फूल और अन्य औषधीय महत्व की चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। आगे देखते हैं पर्यटन संरक्षण, पर्यावरण जो संरक्षण, ये भी उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है वन। तो वन जो होता है जलवायु को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को रोकने, वर्षा लाने और ऑक्सीजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीन हाउस के प्रभावों को कम करते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जलवायु को नियंत्रण करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वर्षा लाने और ऑक्सीजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करती है। आगे हम देखते हैं जैव विविधता, इसके विषय में हम देखते हैं। तो जैव विविधता क्या है, वन विभिन्न प्रकार के, वन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है और हमें एक तरीके से जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो जैव विविधता है वो वन जो होता है विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों का घर होता है और जैव विविधता को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पेड़ पौधे। आगे हम देखते हैं वन्य जीव के विषय में। अब हम देखते हैं तो वन्य जीव जो होते हैं ये वन्य जीव में सभी प्रकार के जानवर, पक्षी, कीड़े या सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, इसके विषय में देखते हैं। तो वन्य जीव खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आर्थिक महत्व अगर देखें तो वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, एक तरीके से बढ़ावा देते हैं और कुछ पारंपरिक समुदायों के लिए भोजन और आय के स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आर्थिक महत्व भी वन्य जीवों का। एक तो पारिस्थितिकीय संतुलन तो बनाते ही हैं, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। और आर्थिक महत्व में भी हमने देखा कि ये पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और कभी यानी कि इस भोजन के रूप में, आय के स्रोतों के रूप में भी ये काम आर्थिक महत्व होते हैं। और वैज्ञानिक और शैक्षिक महत्व भी इसका है, तो वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए भी ये एक तरीके से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कृषि, फसलें और पशुधन, इसके विषय में देखते हैं। तो कृषि फसलें और पशुधन के विषय में देखते हैं। इसमें कृषि जो है, ये कृषि फसलें ये हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। एक तरीके से मुख्य स्रोत, भोजन का मुख्य स्रोत वो कृषि फसलें ही होती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिनमें एक तरीके से अनाज शामिल है। क्या अनाज में क्या क्या, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का आदि। दालों में जैसे कि तिलहन, फल हो गया, सब्जियां हो गई, मसाले हो गए और नकदी फसलें में गन्ना, कपास, जूट आदि ये सारे शामिल होते हैं कृषि फसलों में और ये हमारे मुख्य भोजन के यानी कि भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। तो ये चीजें। आगे हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला, देखते हैं। कुछ फसलें देश की खाद्य
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कुछ फसलें जो होती हैं एक तरीके से कृषि फसलें देश की जो होती हैं, देश की खाद्य श्रृंखला जो होती है उस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य श्रृंखला बनी रहे। आर्थिक महत्व को देखते हैं तो कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। औद्योगिक कच्चा माल, इसके विषय में देखते हैं। कुछ कृषि जो होते हैं फसलें उद्योगों की फसलें जो होती है उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं, जैसे कि कपास, कपड़ा उद्योग के लिए। इस तरीके से आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं पशुधन के विषय में। तो पशुधन इसमें पालतू जानवर जैसे कि गाय, भैंस और भेड़, बकरी हो गए, मुर्गे आदि इसमें शामिल हैं। आगे हम देखते हैं भोजन जो होगा, भोजन के विषय में देखते हैं। तो पशुधन में एक तरीके से दूध हो गया, ये देते हैं। मांस, अंडे या अन्य खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसे उत्पादन करते हैं। कृषि कार्य में देखते हैं तो कुछ जानवर कृषि कार्यों में मदद करते हैं, जैसे कि बैल हो गया। और उसके बाद देखते हैं अन्य उत्पादन में तो पशुधन से चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, खाद भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा वन्य जीव के जो होते हैं एक तरीके से जो जैविक संसाधन है उनमें से हमने सबसे पहले देखा वन और वन्य जीव के रूप में, इसके रूप में देखा हमने किस तरीके से इनका उपयोग किया जा रहा था। दूसरा हमने देखा कृषि फसलें और पशुधन के रूप में किस तरीके से वन जैविक संसाधन का उपयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं जो तीसरा है मत्स्य और अन्य जलीय जीव जो होते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो मछलियों के विषय में देखते हैं, मत्स्य के विषय में देखते हैं। मत्स्य का जो जैविक संसाधन है उनको किस तरीके से उसमें उपयोग किया जाता है। तो मत्स्य जो होता है मछली और अन्य जलीय जीव जो होते हैं जीवों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और खासकर तटीय क्षेत्रों में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में मछली वगैरह ज़्यादा इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आर्थिक महत्व देखें तो मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं पोषण के विषय में। तो मछली जो है मछली प्रोटीन व अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो उस रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जलीय जीव जो होते हैं जिसमें कि झींगा हो गया, केकड़ा, शंख हो गया या अन्य जलीय पौधे और जानवर शामिल हैं जिनका उपयोग आर्थिक और पारिस्थितिकीय महत्व है। ठीक है, तो उनका एक तरीके से जैविक संसाधनों का इस तरीके से मानव जो है अपने रूप में इसका इस्तेमाल करता है। आगे हम देखते हैं जैविक संसाधन जो है ना, जैविक संसाधनों का अनुचित उपयोग के कारण जैव विविधता के लिए खतरे उत्पन्न होना। तो जो संसाधनों का हम जैविक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इनका अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं, तो इससे कई सारे खतरे भी उत्पन्न होते हैं। तो उन खतरों के विषय में देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैविक जो संसाधन है हालांकि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं, तो उनके अत्यधिक या अनुचित उपयोग से जैव विविधता के लिए भी ये गंभीर खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा ना। तो कुछ प्रमुख खतरे इस प्रकार हैं जिनको हमें ध्यान देना है कि प्राकृतिक जो आवास होते हैं उनका एक तरीके से विनाश होना, विखंडन होना। तो कृषि जो है शहरीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण या अन्य विकासात्मक जो गतिविधियां होती हैं उनके कारण जो होती है वनों की कटाई और अन्य प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण कई प्रजातियों के लिए कई प्रजातियों के आवास को नष्ट कर देता है। वो जहां पर रहते थे, जहां पर पेड़ पौधे थे वहीं पर तो रहते थे, उनका घर था, लेकिन जब औद्योगिकीकरण हुआ तो वहां के पेड़ पौधे काट दिए गए, तो वहां के जीव जंतु जाएंगे कहां भी, तो उनके लिए एक प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनके लुप्तीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो लुप्त होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। आवासों का विखंडन, इसके विषय में देखते हैं। तो आवासों का विखंडन हो जाता है, बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं बड़े बड़े आवासों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ना वन्य जीवों की आबादी को अलग करता है। जब छोटे छोटे हर जगह एक काट के उसको घर बनाने लगेंगे तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वन्य जीव की आबादी को अलग करता है, जिससे उनके जीन पूल में कमी आती है और वे विलुप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आगे देखते हैं अतिशोषण के विषय में देखते हैं। भोजन, दवा, पालतू व्यवहार और व अन्य उद्देश्यों के लिए एक तरीके से पौधों या जानवरों का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक शिकार करना, संग्रह करना उनकी आबादी को खतरे में डाल सकता है, कभी कभी विलुप्त की ओर ले जा सकते हैं ये सारी चीजें। अगर बहुत ज्यादा शिकार वगैरह होने लगा, किसी भी जीव जंतु को मारने लगेंगे तो उनकी आबादी कम होती जाएगी और वे धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं उसके बाद देखते हैं अवैध वन्य जीव व्यापार एक तरीके से बड़ा खतरा है। जो अवैध शिकार किया जाते हैं, अवैध व्यापार किया जाता है वन्य जीवों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसको रोका जाए कैसे भी, जिससे कि कई संकटग्रस्त जो प्रजातियां उनको अस्वीकार कर दिया जाते हैं, जो लुप्त की स्थिति में पहले से ही होते हैं, तो उनका तक का शिकार कर लिया जाता है, उनको भी बेच देते हैं व्यापार। तो एक तरीके से उन पर ध्यान देना जरूरी है। प्रदूषण जो है उसके विषय में देखते हैं। तो प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, खतरा है। तो औद्योगिक अपशिष्ट कृषि रसायन जो होते हैं जिसमें कीटनाशक, उर्वरक हो गए और घरेलू कचरा मिट्टी, जल हो गया, वायु को प्रदूषित करते हैं। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करते हैं, उनके प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य, प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण खाद्य श्रृंखला को भी बाधित कर सकता है। आगे देखते हैं आक्रामक जो प्रजातियों का प्रजनन है उसके विषय में देखते हैं। तो जानबूझकर या अनजाने में लाई गई गैर देशीय प्रजातियां स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, शिकार कर सकती हैं या फिर बीमारियां फैला सकती हैं, जिससे कि स्थानीय जैव विविधता को खतरा हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले से वहां का देसी जानवर होता है, वहां पर जब हम किसी दूसरे यानी कि गैर देसी प्रजाति को वहां पर लाकर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में जानवरों में टकराव होगा और कहीं ना कहीं बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि जो गैर देसी जानवर है वो कहीं ना कहीं वो इस इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, उस क्षेत्र के लिए वो सही नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं बीमारियां होंगी जो उसके एक तरीके से स्थानीय जैव विविधता को खतरा हो सकता है उससे। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन के विषय में देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन एक तरीके से वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण एक तरीके से कारण बन सकते हैं।
इसमें हम पुनः देख लेते हैं जो जलवायु परिवर्तन है उसके विषय में देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग जलते हैं तो ग्रीन हाउस बढ़ती जाती है ये गैसें, और जिस कारण से विश्व भर में तापमान में वृद्धि होती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, जिससे कि मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, अन्य चरम मौसमी घटनाएं देखी जा रही हैं, जो कि ये वर्तमान में भी देखी जा रही हैं। आगे हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन जो है प्रजातियों के वितरण, प्रजनन चक्र और आवास को प्रभावित करती है। ये जो जलवायु परिवर्तन है ये मामूली चीज नहीं है, इससे पूरा एक तरीके से पूरे धरती का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। प्रजातियों में कई सारे प्रजनन और चक्र आवास में को प्रभावित करता है कई तरीके से, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं, खतरे का सामना कर रही हैं। आगे देखते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्ता के पैटर्न पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जो प्रभावित करता है। आगे देखते हैं इसमें हम कि बढ़ती जो आबादी है, मानव जनसंख्या जो है आबादी बढ़ती है, तो जिसके कारण से प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ती है और अधिक भूमि ऊर्जा की मांग बढ़ती है, जिससे कि जैव विविधता का नुकसान होता है। और अस्थिर उपभोग के पैटर्न भी संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और बर्बादी में योगदान करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत में संकटग्रस्त जैव विविधता। भारत में किस तरीके से संकटग्रस्त जैव विविधता है, जैव विविधता के लिए कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उसके विषय में देखते हैं। तो भारत जो है एक मेगा डाइवर्सिटी वाला देश है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि जो है जैविक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और ऊपर वर्णित खतरों के कारण भारत की एक महत्वपूर्ण जो जैव विविधता का पर एक संकटग्रस्त है। भारत की एक महत्वपूर्ण जैव विविधता संकटग्रस्त में है। और जैसे हम उसके विषय में पढ़ते हैं तो संकटग्रस्त जो प्रजातियों की उच्च संख्या उसके विषय में देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी रेड लिस्ट होती है, तो जिसमें वो विलुप्त प्रजातियां या फिर जो विलुप्त होने के कगार पे होती हैं उन प्रजातियों को उसमें वर्णन किया जाता है, उस लिस्ट में डाला जाता है। तो उसमें उसके अनुसार एक तरीके से भारत में कई पौधे या फिर जानवर ऐसे हैं जो संकटग्रस्त लिस्ट में आ गए हैं, जैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त या विलुप्त होने के कगार पर है। इनमें जैसे कि स्तनधारी जीवों में देखें अगर तो बंगाल टाइगर हो गया, एशियाई शेर हो गए और भारतीय गेंडा हो गए, ये सारे जो जीव हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पे हैं। इसी तरीके से पक्षियों में देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके विषय में देखते हैं। और इस तरीके से सरीसृप है, उभयचर हैं और कई स्थानिक पौधे भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं रेड लिस्ट में जारी किया गया है। तो एक तरीके से ये विलुप्त के कगार पे हैं, इन्हें हमें बचाना ही होगा वरना ये समाप्त हो जाएंगे। और आगे हम देखते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र जो होते हैं उसके विषय में देखना। हॉट स्पॉट क्षेत्र वो ऐसे क्षेत्र होते हैं, इनकी भारत में कई ऐसे जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट हो गए, पूर्वी हिमालय हो गए, इंडो वर्मा क्षेत्र हो गए, जिसमें क्या होता है स्थानिक प्रजातियों की उच्च सांद्रता है जो महत्वपूर्ण आवास विनाश का सामना कर रहे हैं। आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण हो रहा है। वनों जो होते हैं, आर्द्र भूमि, प्रवाल भित्तियां व अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्रों का अगर हम नष्ट करते हैं इनको, तो जैव विविधता के नुकसान का एक प्रमुख कारण है। इनको हम नष्ट करेंगे तो जैव विविधता के नुकसान होने का मुख्य कारण यही सारे हैं कि ये सारी चीजें नष्ट हो रही हैं, तो जैव विविधता भी नष्ट हो जाएगी। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के विषय में देखते हैं, तो इसके विषय में देखते हैं। तो जैव विविधता का नुकसान न केवल पारिस्थितिकीय रूप से हानिकारक है, बल्कि इसका कृषि, मत्स्य पालन और पारंपरिक समुदायों की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। आगे देखते हैं भारत सरकार और विभिन्न संरक्षण संगठन जो होते हैं वो संकटग्रस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, जिनमें संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना, प्रजाति विशिष्टता परियोजनाएं और जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। हालांकि जैव विविधता के नुकसान की दर जो है उसको कम करने और देश की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए अधिक समन्वित और प्रभावी कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है, वरना इसको यानी कि जैव विविधता की नुकसान की जो दर है वो ज्यादा ही रह जाएगी और धीरे धीरे जैव विविधता पूरी तरीके से नष्ट होती चली जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हमें कई कड़े कानून और बहुत ही गहराई और प्रभावी ढंग से इस चीज पर हमें काम करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं मानव जनित गतिविधियों के कारण जो महासागर में इफेक्ट पड़ा है, महासागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र पर जो गहरा प्रभाव पड़ा है उसके विषय में अब हम देखते हैं। तो कुछ प्रमुख जो प्रभाव इस प्रकार है। सबसे पहले प्रदूषण देखते हैं। महासागरों में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है, औद्योगिक कचरा पूरा का पूरा उसमें गिराया जा रहा है, नदियों के माध्यम से प्लास्टिक कितने सारे जा रहे हैं, तेल रिसाव पूरा उसी में गिराया जा रहा है। कृषि रसायनों के कारण सारे जितने भी अपशिष्ट हैं सारे के सारे जाकर समुद्र में ही गिर रहे हैं, जिस कारण से समुद्री जल प्रदूषित होता है, जो समुद्री जीवों के स्वास्थ्य और प्रजनन को नुकसान पहुंचाता है। अति मत्स्यन, बहुत ज्यादा मछलियों का एक तरीके से शिकार करना, उसको पकड़ना, व्यापार करना, तो ये भी एक बहुत ही यानी कि खतरे के रूप में ये है। अत्यधिक मछली पकड़ने से कुछ मछलियां की प्रजातियों को की संख्या में भारी कमी आती है और खाद्य श्रृंखला बाधित होता है, पूरा वहां पर समुद्र का जो इकोसिस्टम होता है पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। आगे देखते हैं उसके बाद देखते हैं आवास विनाश। तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कई सारी प्राकृतिक चीजें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर प्रवाल भित्तियां होती हैं और एक तरीके से तटीय क्षेत्रों के जब विकास होता है वहां के, तो वहां पर क्या होता है बंदरगाह बनाए जाते हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, बीच वगैरह बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहां के जो क्षेत्र है, वहां की जो प्राकृतिक चीजें जैसे कि मैग्रोव हो गए, प्रवाल भित्तियां हो गई, आदि महत्वपूर्ण चीजें पूरी तरीके से उसको विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिस कारण से पूरी तरीके से पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित होता है। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से समुद्र का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन से तापमान समुद्र का बढ़ता है, और समुद्र का तापमान जब बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ती है उसकी, और अम्लीयता बढ़ गई तो जिस कारण से प्रवाल जो भित्तियां होती हैं उनका नष्ट होने लगते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं और अन्य समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं आक्रामक प्रजातियां। जहाजों के माध्यम से जो होता है गैर देशी प्रजातियों को उसमें एक तरीके से समुद्रों में एक मछली क्षेत्र बना लेते हैं, उसमें उत्पादन करते हैं। तो एक तरीके से जब गैर देशी प्रजातियों का परिचय उसमें स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरीके से बाधित करती है, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं इन मानवीय गतिविधियों के कारण महासागरीय जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बिगड़ रहा है, जिससे समुद्रीय जैव विविधता और मानव समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। पूरी तरीके से जो समुद्र के भीतर का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकीय तंत्र है, पूरी तरीके से उसको बिगाड़ कर रख दिया है मानव ने। आगे देखते हैं वन और वन्य जीव संसाधन, इसके विषय में देखते हैं। वन संसाधन क्या है? वन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनेक प्रकार से आवश्यक है। यह न केवल हमें प्रत्यक्ष रूप से लकड़ी अन्य उत्पादन प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण को संतुलन में रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों का महत्व, आर्थिक महत्व देखते हैं। वन हमें इमारती लकड़ी, भवन, फर्नीचर निर्माण आदि में हमें एक से ये मदद करते हैं। ईंधन की लकड़ी हो गया, कागज उद्योग हो गया के लिए कच्चा माल हो गया, लुगदी हो गया, विभिन्न प्रकार के जो अन्य उत्पादन जैसे कि गोंद हो गए, रेजिन हो गया, जड़ी बूटियां होगी, फल फूल औषधि पौधे जो होते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये कई लोगों के लिए रोजगार का स्रोत भी होते हैं। आगे हम देखते हैं पर्यावरणीय महत्व भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का उत्पादन करता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? वन जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे लिए एक तरीके से सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होते हैं। और वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। तो सोचो कितने ही महत्वपूर्ण होते हैं पेड़ पौधे। मिट्टी का भी संरक्षण करते हैं। वनों की जड़ें जो होती है ना, मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे कि मिट्टी का कटाव, इरोजन कम होता है और भूमि की उर्वरता जो होती है बनी रहती है। आगे देखते हैं जल चक्र का निर्माण इसके विषय में देखते हैं। वर्षा वन को आकर्षित करके भूमिगत जल जो होते हैं, भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। एक तरीके से जो वन होता है वर्षा को आकर्षित करके और उसके जल को धरती के अंदर यानी कि जमीन के अंदर भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। और ये बाढ़ के समय बाढ़ के पानी को भी सोख कर उसे धीरे धीरे नदियों में छोड़ने में भी सहायता करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण। जो जैव विविधता है उसका संरक्षण भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है उस क्षेत्र में। जलवायु का नियंत्रण, वन जो होता है स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करता है। वन स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करता है, जैसे कि तापमान को नियंत्रित करना और नमी को बनाए रखना। तो इस तरीके से हमने देखा जो क्या है कि वनों का महत्व किस तरीके से है, इसके विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं भारत में वनों की क्या वर्तमान स्थिति है, उसके विषय में देखते हैं। भारत में वनों की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में वनों का वितरण असमान है। भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। हालांकि बढ़ती आबादी के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है कि इन चीजों का पूरी तरीके से बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, कृषि विस्तार, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वनों पर अत्यधिक दबाव है, जिसके परिणाम स्वरूप वनों का विनाश, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं ये भारत की स्थितियां देखी हमने कि भारत में किस तरीके से स्थिति है अभी फिलहाल के लिए। वन्य जीव संसाधन, इसके विषय में हम देखते हैं। तो वन्य जीव में सभी प्रकार के जंगली जानवर जैसे कि पक्षी, कीड़े, जलीय जीव, सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। वन्य जीव पारिस्थितिकीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीजें हैं। तो इसके विषय में देखा कि वन्य जीव जो होते हैं वो सभी प्रकार के जंगली जानवर, पक्षी, कीड़े, जलीय जीव, सूक्ष्म जीव इसमें शामिल होते हैं, जो प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य जीव का महत्व किस तरीके से, उसके विषय में देखते हैं। तो पारिस्थितिक संतुलन जो होता है, प्रत्येक वन्य जीव प्रजाति खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और खाद्य जाल, फूड वेब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रजाति का विलुप्त होना पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रभावित कर सकता है। आगे देखते हैं जैव विविधता के विषय में देखते हैं। वन्य जीव जैव विविधता को बढ़ाते हैं, जो एक तरीके से यहाँ पर देखें तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिरता, लचीलापन प्रदान करते हैं। तो जैव विविधता क्या होती है? वो वन्य जीवों में एक तरीके से जैव विविधता को बढ़ाने में मदद करती है और पारिस्थितिकीय तंत्र को स्थिर और लचीलापन प्रदान करती है। आगे हम देखते हैं आर्थिक महत्व। अब आर्थिक महत्व के विषय में देखते हैं। तो आर्थिक महत्व में वन्य जीव जो होता है यानी कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्रों में आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कुछ यानी कि क्या होता है कि जो अगर वन्य जीव वाइल्ड लाइफ होगी तो लोग बाहर देश से यहाँ पर घूमने आएंगे वन्य जीवों को देखने के लिए, तो यहाँ से आय का स्रोत होता है और रोजगार के भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो महत्वपूर्ण स्रोत है आय और रोजगार के लिए। कुछ क्या होता है पारंपरिक समुदायों के लिए
वन्य जीव भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। आगे देखते हैं वैज्ञानिक और शैक्षिक महत्व के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वन्य जीव वैज्ञानिक जो होते हैं, वन्य जीव वैज्ञानिक और अनुसंधान और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। जो वन्य जीव होते हैं उनका वैज्ञानिक क्षेत्रों में, उनका अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जाता है। सांस्कृतिक, और जैसे कि कोई चीज हो गया, किसी चीज का टेस्ट वगैरह करना है तो इन्हीं जानवरों पे पहले इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। तो शिक्षा के भी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक और मनोरंजक जो महत्व है उसके विषय में देखते हैं। वन्य जीव जो है प्रकृति का एक अद्भुत हिस्सा है और इसका अपना एक तरीके से सांस्कृतिक और मनोरंजक महत्व है। इसके विषय में हमने देखा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो वन्य जीव होते हैं ना, वन्य जीव उनका महत्व के विषय में देखा, वन्य जीव क्या है उसके विषय में हमने देखा किस तरीके से हमारे लिए उपयोग है, महत्व है उसका। अब देखते हैं भारत में वन्य जीव की स्थिति कैसी है उसके विषय में हम देखते हैं। तो भारत में एक तरीके से भारत में विविधता के मामले में एक समृद्ध देश है और यहाँ कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि आवास विनाश, शिकार जो है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण कई वन्य जीव प्रजातियां खतरे में हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। क्योंकि अगर हम इसका शिकार ज्यादा करेंगे, आवास विनाश करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि के लिए जमीन अगर हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जैव विविधता है, पेड़ पौधे कटेंगे तो वो चीज नष्ट होगी, जिससे कि वन्य जीव वहाँ के खतरे में आ जाएंगे और वो विलुप्त होते चले जाएंगे और आगे चलकर ये बहुत ही एक तरीके से वन्य जीव प्रजातियां खतरे में हो जाएंगी और विलुप्त होने के कगार पर चली जाएंगी और धीरे धीरे विलुप्त भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं वन और वन्य जीवों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए, उसके विषय में हम देखेंगे। अब तो इसके विषय में देखते हैं। वन और वन्य जीवों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि वन संरक्षण के उपाय जो है, वन संरक्षण के उपाय में देखें तो जैसे कि वनों की कटाई पर नियंत्रण करना, वृक्षारोपण करना, तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के कारण तो हम वन और वन्य जीवों को बचा सकते हैं। तो हम ऐसे क्या क्या कदम उठाएं जिस कारण से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहला, वनों की कटाई पर नियंत्रण होना चाहिए। अवैध और अनियोजित वनों की कटाइयां जो होती हैं कृषि के क्षेत्र में या फिर कहीं पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो वहाँ लगातार पेड़ काट दिए जा रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, एक सही तरीके से कानून होना चाहिए इसका। वृक्षारोपण जो है इसके विषय में देखते हैं। तो एक तरीके से वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी के विषय में देखते हैं। देखिए, जहां पर खाली भूमि होती है एक तरीके से वहां पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे कि ये एक तरीके से वन संरक्षण के उपाय में एक हिस्सा हो सके। और जहां भी एक तरीके से और समुदायों के सहयोग से पेड़ पौधे लगाना चाहिए, नदियों के किनारे लगाना चाहिए, पेड़ों के आरी यानी कि अपने खेतों के आरी बगल लगा दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पेड़ पौधे कम से कम ज्यादा से ज्यादा होंगे तो एक तरीके से वन संरक्षण यानी कि हो सकेगा। वन प्रबंधन के विषय में देखते हैं। तो वनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना ताकि उनकी उत्पादकता बनी रहे आगे और पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसका ऐसा नहीं कि ऐसे पेड़ लगा दिए 2 दिन में कोई हट गए उसके बाद कुछ दिन बाद झुरा गया, इस तरीके से नहीं करना। वनों का प्रबंधन होना चाहिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, वन को लगाना कैसे, वनों को बचाना कैसे, इसका सारे सिस्टम होने चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए इसका, और उत्पादकता बनी रहे और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े या फिर कम पड़े एक तरीके से। आगे देखते हैं दावानल यानी कि जो अग्नि होती है, फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं, पर इस पर भी नियंत्रण होना। जंगलों को जला देते हैं तो जंगलों में आग लगने से भी एक तरीके से बचाना है उसको। आग लगने से क्या होता है, वहाँ के जो वन्य जीव होते हैं पूरे के पूरे एक तरीके से तबाह हो जाते हैं, वहाँ का जो पूरा पर्यावरण की तंत्रता पूरा एक तरीके से नष्ट हो जाता है। तो इस पे बहुत ही हमें ध्यान देना होगा, सही तरीके से इसको नियंत्रण करना होगा। आगे हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण में वनों की भूमिका क्या है उसके विषय में देखते हैं। तो वनों को संरक्षित करके ही वन्य जीवों को लिए प्राकृतिक आवास सुनिश्चित करना है। क्योंकि वो रहेंगे कहाँ, वनों में ही, जंगलों में तो ही रहते हैं ना, ऐसा कहीं खेतों में थोड़ी रहेंगे। वन्य जीव यानी कि जहाँ जंगल होगा वहीं पर वन्य जीव भी रहेंगे। तो इसलिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, तभी वन्य जीव रह सकते हैं, क्योंकि वो उसका आवास है, उसका घर है, वहीं पर रहते हैं। सतत वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। वनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। ऐसा नहीं कि सारी चीजों को सब पेड़ पौधों को काट डाले, ऐसा नहीं। हमें ध्यान देना है कि पेड़ पौधे एक तरीके से जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे, और उनका रहना भी जरूरी है, और वन्य जीव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरीके से वनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि आवश्यकताएं जो उनका भी उपयोग हो जाए और साथ ही साथ भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी उपलब्ध हमेशा रहे। आगे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण के उपाय कौन कौन से, वन्य संरक्षण को हम कैसे इसको एक तरीके से इसको बचा सकते हैं, उसके विषय में देखते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों के माध्यम से, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उसके विषय में देखते हैं, अभ्यारण्य जो है उसके विषय में देखते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क्स जो है, उसकी स्थापना की गई। इसीलिए तो की गई ना, ताकि जीव जंतुओं को बचाया जा सके। वन्य जीवों और उनके आवासों को सुरक्षित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया कि इस क्षेत्र में भाई अब हम यानी कि एक तरीके से कोई भी कृषि वगैरह या फिर औद्योगिकीकरण वगैरह यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ये एक तरीके से वन्य जीव के लिए संरक्षित किया गया एरिया है, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देते हैं इसकी स्थापना। तो ये सारी चीजें, शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। वन्य जीव जो एक्ट है उसके थ्रू अगर कोई शिकार करता है वन्य जीवों का तो वो अपराध है एक तरीके से। तो एक तरीके से कानून जो लाए गए हैं तो ये कहीं ना कहीं उसको रोकते हैं। तो शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना, वन्य जीव के शिकार और उनके अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाना और उनका प्रभावी एक तरीके से
से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रजाति विभिन्न संरक्षण, प्रजाति विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम, जो प्रजातियां कई सारी विशिष्ट प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी को बढ़ाने के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम चलाना और उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं विलुप्त प्रजातियों के लिए जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके जीवन, उनके संख्या को बढ़ाने के लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण है, और ताकि उनका वो संकटग्रस्त की लिस्ट से बाहर हो सके। आगे हम देखते हैं आवास सुधार, इसके विषय में देखते हैं। तो वन्य जीवों के आवासों में सुधार करना, जैसे पानी के स्रोतों का विकास करना और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब वन्य जीव है तो उनके लिए खाने की भी तो सुविधा होनी चाहिए ना, वो पानी पिएंगे तो इस सब चीज की सुविधा होनी चाहिए। तो आवास सुधार के विषय में होना चाहिए कि वन्य जीवों के आवासों में सुधार करना, पानी की उपलब्धता होना, नदियां होनी चाहिए, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी तो वो जीव जंतु जीवित होंगे। आगे देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण को कम से कम करके वन्य जीवों और उसके आवासों को बचाना चाहिए। आगे देखते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रबंधन, इसके विषय में हम देखते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रबंधन, वन्य जीव और वन्य जीव और मानवों के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसको कम करने के लिए उपाय करना। आगे हम देखते हैं इसके विषय में जो अन्य पॉइंट है, जैसे जन जागरूकता और शिक्षा। ये जन जागरूकता और शिक्षा, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल करना, जिससे कि वो भी भावनात्मक रूप से जुड़ सकें और कहीं ना कहीं वो भी समझ सकें कि ये भी एक तरीके से इनकी वैल्यू है और ये भी एक धरती के ही एक हिस्से हैं, इनका भी अधिकार है, ये भी इस धरती पर रहें, इनका भी एक तरीके से ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो हमारा भी जीवन एक तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो ये चीजें देखते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके विषय में देखते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना जरूरी है, खासकर प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो बाहर से आती है उनके भी लिए एक तरीके से संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, खासकर प्रवासी जो प्रजातियां होती हैं, वो पक्षी वगैरह जो दूसरे देशों आते हैं इस ना, तो उनके भी के लिए भी संरक्षण के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। तो यानी कि इस तरीके से कई सारे देशों, यानी कि हर देश को ये चीज पर ध्यान देना चाहिए, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के विषय में इस पर कई सारे कानून बनाना चाहिए और उनकी संरक्षण के लिए कई सारे कदम उठाने चाहिए। आगे हम देखते हैं वन और वन्य जीव जो है अनमोल धरोहर हैं, जो पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इनके संरक्षण के लिए सरकार समुदायों और व्यक्तियों सभी को मिलकर एक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकें और भावी पीढ़ियों को एक स्वस्थ और समृद्ध वातावरण सौंप सकें, समृद्ध एक तरीके से पारिस्थितिकी समृद्ध स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण सौंप सके। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो वन और वन्य जीव अनमोल धरोहर है जो पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। मानवीय गतिविधियों के कारण इन सभी चीजों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और इनके संरक्षण के लिए सरकार जो है, समुदाय जो है और व्यक्ति, ये सभी लोग मिलकर आपस में प्रयास करने की आवश्यकता करें, ताकि हम सबको मिलकर अपनी प्राकृतिक जो विरासत है उसको सुरक्षित रख सकें और भावी आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए उनको एक स्वस्थ और समृद्ध और पर्यावरण सौंप सके। तो आगे हम देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा वन्य और वन्यजीव के संरक्षण के विषय में। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है इस यूनिट का, ऊर्जा संकट, इसके विषय में देखते हैं, एनर्जी क्राइसिस के विषय में देखते हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या जो है ना, वो उसके कारण से ऊर्जा की मांग में लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिससे ऊर्जा समस्या गहराती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विकास करना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोतों का विकास करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, ये सारी चीजें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने वाले ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए एक तरीके से आवश्यक है। कैसे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विकास करना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक तरीके से ऊर्जा की जो आपूर्ति हो रही है उसको हम पूरा कर सकें। आगे देखते हैं ऊर्जा दक्षता में सुधार, ऊर्जा जो दक्षता में सुधार कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि घरों, उद्योगों और परिवहन में ऊर्जा की जो खपत को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल उपकरण तकनीक का उपयोग करना, ताकि हम ऊर्जा का कम उपयोग करें और हर जगह उसका इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऊर्जा दक्षता में सुधार करना बहुत जरूरी है, एक तरीके से उसका कुशल उपयोग करें, यानी कि जो एनर्जी है हमारे पास, तो ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा का विकास करना बहुत जरूरी है। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं स्मार्ट ग्रिड का विकास करना। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का विकास करना, इससे ऊर्जा की पूर्ति हो सकती है। स्मार्ट ग्रिड का विकास करना, इससे क्या होगा कि ऊर्जा के वितरण को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी पर आधारित स्मार्ट ग्रिड का निर्माण आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि दीर्घकालिक रूप से ऊर्जा की मांग को स्थिर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण है। जागरूकता और शिक्षा, ये भी बहुत जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और ऊर्जा के कुशल उपयोग के तरीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो हमने क्या क्या देखा
कि एक तरीके से ऊर्जा की जो क्राइसिस हो रही है, ऊर्जा की जो समस्याएं हैं, उसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करें, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, इनका उपयोग करें, या फिर ऊर्जा दक्षता में सुधार करें, उसका हमें कैसे उपयोग करना है कुशल तरीके से, उसका हम परमाणु ऊर्जा का विकास करना चाहिए, हमें स्मार्ट ग्रिड का विकास करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास करना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा की मांग है वो स्थिर हो सके। जनसंख्या जागरूकता और शिक्षा यानी कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इस पर हमें शिक्षित करना चाहिए। तो इस तरीके से इन उपायों को समन्वित रूप से अगर लागू करें, तो समन्वित रूप से लागू करके भारत जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न ऊर्जा समस्या का समाधान कर सकता है और स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकता है, यानी कि स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकता है। तो पुनः देखते हैं इन जो ऊपर हमने उपाय बताए, तो इन उपायों को समन्वित रूप से अगर लागू करके भारत बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो समस्या है उसका समाधान कर सकती है और स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकती है, एक स्थिर है, यानी कि फिर कभी कम ज्यादा ना हो, स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सके। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट नंबर हमने 3 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जितने भी यूनिट यानी कि टॉपिक्स थे उनको हमने कंप्लीट एक एक टॉपिक को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। जो यानी कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आपके एग्जाम में जो भी इस यूनिट से क्वेश्चंस बनेंगे आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक एक बार देखना है और जितनी भी हेडिंग बताएं आपको उसको हेडिंग लिखते जाना और लास्ट में आप देखेंगे सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो की अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ऊपर देखेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस यूनिट बाय यूनिट देखने को मिल जाएगी और नीचे जब जाएंगे तो नीचे आपको सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियो बनाई है सारी वीडियोस यूनिट बाय यूनिट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।